हेलो एवरीवन, मैं विकास आपको इस प्लेटफॉर्म पे 9th और 10th के लिए एसएसटी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो एसएसटी पढ़ने से पहले क्योंकि सोशल स्टडी को लेकर जब 9th-10th के बच्चों में जो धारणा बनी रहती है कि बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है और बच्चे इसे सच में सही से एंजॉय करके पढ़ते भी नहीं हैं। तो मेरा विश्वास मानिए, अगर 4-5 वीडियोस अभी आने वाले दिन में मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता हूँ, आप उस हिसाब से देखिए। पूरे के पूरे साल हम इस एसएसटी सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम कुछ थोड़ी बेसिक चीजों को हम देख लेते हैं कि इसे हमें पढ़ना क्यों चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे 9th की, चलो हम पर्टिकुलर 9th की पहले बात कर लेते हैं। जो कई बार मैं अपने ऑफलाइन के सेंटर्स पे बच्चों को बताता भी हूँ कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक रहती है, इसको कोई राइटर नहीं लिखता है, इसको बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी के जो विद्वान वगैरह रहते हैं वो लोग मिलकर इसको लिखते हैं बेहतर तरीके से। एक 9th क्लास के बच्चे में कितनी अच्छी खासी समझ हो सकती है अपने भारत को लेकर, बेहतर तरीके से आपके एसएसटी के बुक्स में समझाए गए हैं। वैसे आप लोगों ने 6th, 7th और 8th में एसएसटी की बुक्स को पढ़ा भी होगा, जिसमें आपके पास हिस्ट्री भी था, सिविक्स भी था, जिससे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, और ज्योग्राफी भी था। वैसे ही 9th क्लास में भी हम लोग 3 सब्जेक्ट को तो पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और बुक इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे यहाँ पर, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ मतलब पैसा, यानी जो पैसों से संबंधित जो विज्ञान रहता है, शास्त्र रहता है, हम उसकी चर्चा करेंगे कि किसी भी देश को चलाने के लिए कौन कौन से तरीकों की जरूरत पड़ती है, कैसे एक देश रन करता है। 9th क्लास के पहले चैप्टर में आपने देखा एक पालमपुर गांव की कहानी से शुरुआत किया गया है, यानी कि हम लोग पहले गांव से शुरुआत करके एक बहुत बड़े एक देश की लेवल पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक 9th क्लास के बच्चे में क्या समझ हो सकती है छोटी छोटी चीजों को लेकर, एग्जाम्पल्स गांव का, खेत का, इन सब को लेकर समझाने का प्रयास किया गया। बाकी जहां तक हम लोग बात करते हैं, ये एसएसटी में आपकी 4 अलग अलग बुक है, बट ये सारे के सारे जो बुक हैं आपके, वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। एक की जानकारी दूसरे के लिए लाभदायक होती है, दूसरा तीसरे से आपस में जुड़ा रहता है। जैसे हम सिविक्स की बात कर लेते हैं। सिविक्स में सबसे पहले चैप्टर आपका बताता है लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी काम किस तरीके से करती है, डेमोक्रेसी के कारण कौन कौन सी चीजें इसमें हमें देखने को मिलता है। ओके, और इसमें 2-3 चीजें और भी ये हम चर्चा करेंगे। इससे कई बार क्या होता है, क्लास में दौरान में और भी अच्छे से हम जब इसके चैप्टर्स के वीडियोस में आपको अपलोड करके दूंगा, तो उसमें हम थोड़ा और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट अभी नॉर्मल तरीके से हम एक थोड़ा बेसिक सा हम चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आजकल हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को हम लोग बोलते, देखते, सुनते हैं। कई लोग डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। डिबेट वगैरह में, गली मोहल्ले में आपने सुना भी होगा, कई लोग बोलने लग जाते हैं कि डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप होना चाहिए, अर्थात तानाशाही व्यवस्था होनी चाहिए। और तानाशाही व्यवस्था वो किस आधार पर बोलते हैं, उनका मानना होता है कि देखिए चाइना कितना ज्यादा डेवलप कर चुका है, देखिए नॉर्थ कोरिया कितना ज्यादा डेवलप कर चुका है। वो एक आइडियल डिक्टेटरशिप की कल्पना करते हैं, एक आदर्श तानाशाही व्यवस्था की कल्पना करते हैं। बट तानाशाही आपके देश के डेवलपमेंट को आगे ले जाता है, बट उसके बावजूद उसकी खामियाजा हम पूरी के पूरे नागरिकों को, जनता को भुगतना पड़ता है। हम लोगों को जितने भी हमारे राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, वो हमसे छिन जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राइट टू एक्सप्रेस, यानी कि हमें बेहतर तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिल पाती है। जिस कारण से अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज पूरी दुनिया में यूएनओ को मुताबिक 193 कंट्री है, 193 कंट्री हैं। उसके बावजूद सभी इतने देशों के बावजूद केवल गिने चुने कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम नहीं करती हैं, नहीं तो सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम करती है। इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब कुछ न कुछ तो खूबसूरती है, तभी सभी देश उसको अपना रहे हैं। थोड़ी बहुत कमियां, गलतियां हो सकती हैं। और वैसे हम भारत की बात करें तो भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ की आबादी को लेकर डेमोक्रेसी व्यवस्था से आगे चलाना सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूरोप के जो देश है, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ के आसपास की, तो ज्यादा ही मैंने कई बार बोल दिया, इतने 2 करोड़ के आसपास की आबादी लेकर वो लोग भी सही तरीके से डेमोक्रेसी को चला लेते हैं। बट भारत का तो 140 करोड़ आबादी है, इसमें अगर थोड़ी बहुत भी अगर कमियां हो भी जाती है तो फिर भी हमें इसको इग्नोर करके चलना चाहिए। जैसे हम कहावत कहा जाता है ना भारत में कि गेहूं के साथ कई बार घुन भी पिस जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम चर्चा करते हैं, कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ चीजें हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत। बाकी का अब मैंने बताया कि अभी हम पहले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सिविक्स के अंतर्गत बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी काम किस तरीके से करती है,
उसके बाद आपके देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक संविधान जो पूरे देश के लिए कानून प्रोवाइड करता है, संविधान की चर्चा की गई है। और पूरे पूरे देश को चलाने के लिए सरकार काम किस तरीके से करती है, सरकार काम किस तरीके से करेगी, सरकार को बनाने में एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक हम लोगों की क्या भूमिका होती है, हम किस तरीके से सरकार को चुनते हैं, सरकार किस तरीके से काम करती है, अगर सरकार ने गलत किया तो सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जवाबदेही हमारे प्रति बनती है। ये सारी चीजें अगर हम लोगों ने 9th और 10th में बड़ी ईमानदारी से इन सभी चीजों को देख लिया तो एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक हम लोग बहुत सारी चीजों को, भारत में चीजों को समझने में मतलब बेहतर तरीके हम समझ सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की, तो भूगोल के कारण ही बहुत सारी चीजें तय होती हैं। जैसे कहा भी जाता है ना, भूगोल ही तय करता है कि हमारा रहन सहन कैसा होगा, हमारा खाना पीना कैसा होगा, हम किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, ये भूगोल ही तय करता है। आपने देखा ना, भारत एक लगभग में पेनिनसुला वाला इलाका है, अर्थात भारत को जैसे हम लोग बात करते हैं, ये मार्कर भी नहीं चला, कोई नहीं, हम मैं समझ लीजिएगा, हम अभी आने वाले वीक में हम देखने वाले वीडियो में आपको पूरा भारत का मैप भी बनाना सिखाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको वर्ल्ड मैप भी बनाना सिखाऊंगा। और जो ऑफलाइन सेंटर में बच्चे पढ़ते, कमेंट भी करिएगा कि बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ते भी समझते भी चीजों को। ओके, तो हम पहले बात करें, भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है, यानी भारत एक अपने आप में ही एक कॉन्टिनेंट के मुकाबले, कॉन्टिनेंट की तरह ही छोटे से इलाके में सारी चीजें भारत के पास अवेलेबल रहती है। तो इसमें हम बात करेंगे भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन में फर्स्ट चैप्टर में ही, कि भारत में किस जगह पे पहाड़ पर्वत रहते हैं, माउंटेन कहाँ पर है, भारत की नदियां कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, भारत में कौन सा प्लेट्यू, कौन सा पठार किस जगह पे है, कौन सी मिट्टी किस इलाके में पाई जाती है, भारत की जलवायु क्लाइमेट कंडीशन किस तरीके का है, क्योंकि इन्हीं सब के आधार पर पूरा का पूरा किसी भी देश की मतलब प्रॉस्पेरिटी चेक की जाती है। ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगा तो बेहतर तरीके से। और देखो, जिससे हम भारत को कहते हैं, भारत एक पेनिनसुला कंट्री है, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप होने का फायदा कितना अच्छा पड़ता, जरा देखिएगा यहाँ पर। जैसे हम लोग बात करते हैं भारत की, भारत के ये पूरी की पूरी जो एक इलाका ये है आपका, दूसरा इलाका ये है, तीसरा इलाका ये, भारत के ईस्टर्न इलाके में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे बहुत सारे आपके मेजर पोर्ट्स यानी कि बड़े बड़े जो पत्तन है, बंदरगाह है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार कर लेते हैं। जब इनके माध्यम से यहां से हम लोग व्यापार कर ले रहे हैं, और यहाँ पे अरब सागर में कांडला पोर्ट है, जेएनपीटी है, मुरमागांव बंदरगाह, कई सारे बंदरगाह यानी बड़े बड़े पत्तन है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अफ्रीका के देशों से कर लेते हैं और यूरोप के देशों से, कई सारे यानी कि पश्चिमी एशिया के देशों से भी व्यापार कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ध्यान दीजिए, व्यापार करने से भारत की इकोनॉमी में इजाफा होता है, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ती है। ध्यान देना, ज्योग्राफिकल कंडीशन से व्यापार हमारा बढ़ा, व्यापार बढ़ने से हमारी इकोनॉमी बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ने के कारण क्या होता है, भारत का पॉलिटिकल जो स्टैंड रहता है, पॉलिटिकल जो वैल्यू रहती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ने लग जाती है। अब समझिए किस तरीके से चारों के चारों आपस में जुड़ते हैं, इसलिए हमें सभी चीजों को देखते हुए समझते हुए चलना पड़ेगा। और बाकी का लगभग हम मैप को बनाना भी सीखेंगे, वर्ल्ड मैप को बनाना, सारी चीजों के एक करके लगभग इसमें हम देखने वाले। क्लियर हुआ? बाकी की अभी के लिए इतना ही। जो भी अगर आपको जिस भी चीज को लेकर डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आने वाले समय में उसको लेकर पर्टिकुलर वीडियोज आपके लिए बना दूंगा। ओके, नमस्ते।